नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस तिवारी क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, किसी भी भाषा के साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की बात हो या नामकरण की बात हो तो उसमें पर्याप्त मतभेद देखने को मिलता है। ऐसा ही हिंदी साहित्य के इतिहास में भी देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया, उन्होंने अपने अनुसार उसका काल विभाजन किया और उसका नामकरण किया। तो हम देखते हैं कि जितने भी विद्वानों ने काल विभाजन किया, उनके जो काल विभाजन है अलग अलग हैं, यानी कि एक मत नहीं है। तो इसी बिंदु पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य के दो लेखक आते हैं, गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर। यह दोनों विद्वान जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन से विद्वान जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रयत्न नहीं किया। तो दो ऐसे विद्वान जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा लेकिन काल विभाजन का कोई प्रयत्न नहीं किया, उनमें आते हैं गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। अब इसके बाद आता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किस विद्वान के द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयत्न। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो प्रयत्न किया जाता है वह जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। अब देखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो पूरा नाम है, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछ सकता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम था। और देखते हैं कि इनको जो है 1912 ईस्वी में जो है सर की उपाधि दी गई। तब से इनका नाम सर जॉर्ज ग्रियर्सन हो गया। तब से इन्हें हम सर जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किस विद्वान ने नहीं किया, तो उसमें आते हैं गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किस विद्वान के द्वारा किया गया, तो उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। इनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्हें 1912 ईस्वी में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तब से इन्हें हम सर जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। अब देखेंगे हम जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को, इसको नोट कर लेंगे आप। देखेंगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को। जो पहले विद्वान हैं जिन्होंने काल विभाजन का प्रयत्न किया, उनमें पहला नाम आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। जिन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया था।
और इनका जो काल विभाजन के बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभक्त किया और 11 भाग को जो है एक नाम दिया, उसका नामकरण किया। बाद में इनके जो परवर्ती लेखक आते हैं या विद्वान आते हैं, निश्चित रूप से इनके नाम से जो है इनके नामों को लेकर जो है अपने काल विभाजन को भी करते हैं, जो कि इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है 11 भागों में। पहला भाग का नाम है इनके चारण काल। चारण काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है। इसके बाद दूसरा जो आता है 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल। इसके बाद तीसरा जो इन्होंने तीसरा भाग जो नाम दिया उसका मलिक मुहम्मद जायसी की प्रेम कविता। इसके बाद चौथे भाग का इनके नाम है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवें भाग का नाम है मुगल दरबार। छठा जो है भाग उसका नाम है तुलसीदास। सातवें भाग का नाम है रीति काव्य। आठवां जो है तुलसी के परवर्ती कवि। तुलसी के परवर्ती कवि। इसमें तुलसी के बाद जितने भी कवि हैं उनका वर्णन किया गया है। इसके बाद नौवां जो भाग इन्होंने विभाजित किया था उसका नाम है 18वीं शताब्दी। इसके बाद 10वां जो भाग है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां जो भाग इनका है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। 11 भागों में विभाजित किया। उसमें जो पहले भाग का नाम इन्होंने रखा चारण काल, जिसकी समय सीमा 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है। इसके बाद दूसरे काल का नाम इन्होंने रखा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। इसके बाद तीसरा जो काल था इनका मलिक मुहम्मद जायसी की प्रेम कविता। चौथे भाग का नाम रखा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा जो भाग था मुगल दरबार। छठे भाग का नाम रखा तुलसीदास। सातवें भाग का नाम रखा रीति काव्य और आठवें भाग का नाम रखा तुलसी के
परवर्ती कवि, यानी कि तुलसीदास जी के जो बाद के कवि हैं उनको जो है 8वें भाग में उनको स्थान दिया। 9वां भाग जो है 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के जितने भी कवि थे उनको जो है स्थान 9वें भाग में दिया। इसके बाद कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर 11वें भाग का नाम रखा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। लेकिन यह जो काल विभाजन है यह उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसका 2 कारण हैं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। दूसरा जो चीज है, इसमें जो हम देखते हैं कि इसे जो है अधिक भागों में बांट दिया गया है, यानी कि 11 भागों में बांट दिया गया है। यह जो है इस प्रकार देखते हैं कि यह काल विभाजन जो है उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हैं तो उस काल विभाजन में हम 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक युग के जो कवि हैं जिनकी रचनाओं की विशेषता एक तरह की हो, उनको एक काल में हम रखते हैं, क्योंकि हर काल की, हर युग की अपनी प्रवृत्ति होती है, विशेषता होती है, उसके आधार पर काल विभाजन करना चाहिए। लेकिन सर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को जब हम देखते हैं तो इस पर यह खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए जो है यह काल विभाजन उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसमें 2 चीजें और यहां देखेंगे कि इसका जो पहले काल का नाम इन्होंने चारण काल रखा, तो बाद के जो परवर्ती विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आते हैं उन्होंने भी अपने पहले काल का नाम जो है संधियोग चारण काल रखा। तो निश्चित रूप से वह यह नाम जो है ग्रियर्सन से ग्रहण किए थे। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो 7वें भाग का नाम इन्होंने रखा रीत काव्य, और बाद में हम परवर्ती जो विद्वान हैं जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं, तो उन्होंने भी अपने जो है काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 भागों में विभाजित करते हैं उसमें जो है 3रे भाग का नाम उन्होंने रीति काल रखा। निश्चित रूप से उन्होंने रीति काल नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के रीति काव्य से ग्रहण किया। तो यह हो गया सर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। अब हम देखेंगे दूसरे विद्वान के काल विभाजन को। दूसरा विद्वान है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, यह भी जो है महत्वपूर्ण है। इसके बाद सबसे पहले सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है काल विभाजन का प्रयास करते हैं। यहां से प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किसने किया? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य को 11 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग का अपना एक नाम रखा। अब देखेंगे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। आपको मिश्र बंधुओं के इतिहास के बारे में पीछे के वीडियो में पढ़ाया गया है कि मिश्र बंधुओं ने जिस ग्रंथ को लिखा उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में विभक्त है। जिसका जो है इसको इन्होंने 4 भाग, यानी कि प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथे भाग को इन्होंने 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इस प्रकार देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन का प्रयास किया, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 5 भागों में विभाजित किया। इन्होंने 11 भागों में विभाजित किया और मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। इसमें पहला जो भाग था इसका नाम था आरंभिक काल। आरंभिक काल की समय सीमा जो मिश्र बंधुओं ने तय की, वह तय किया संवत 700 से 1444 विक्रमी तक। यानी कि मिश्र बंधुओं ने जो पहले भाग का नाम रखा उसका नाम रखा आरंभिक काल, और उसको जो है उसकी जो समय सीमा निर्धारित की संवत 700 से 1444 विक्रमी तक।
अब इन्होंने इस अपने पहले काल को, जिसका नाम आरंभिक काल रखा, इसको दो उपभागों में विभाजित किया। उसका नाम रखा, पहले का नाम रखा पूर्वारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल, और दूसरे भाग का जो नाम रखा इन्होंने, उसका नाम रखा उत्तरारंभिक काल। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिश्र बंधु ने जो अपने हिंदी साहित्य के पहले भाग का काल विभाजन किया उसका नाम रखते हैं आरंभिक काल। उसकी समय सीमा जो निर्धारित करते हैं संवत 700 से 1444 विक्रमी तक, उसमें उसको भी दो उपभागों में विभाजित करते हैं। पहले का नाम रखते हैं पूर्वारंभिक काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने निर्धारित किया संवत 700 से 1343 विक्रमी तक। इसके बाद दूसरे जो भाग का इन्होंने समय सीमा निर्धारित किया संवत 1344 से 1444 विक्रमी तक। अब इनके दूसरे भाग को देखेंगे। दूसरे भाग का इन्होंने नाम रखा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल, माध्यमिक काल की समय सीमा इन्होंने संवत 1445 से 1680 विक्रमी तक माना। इसको भी इन्होंने दो उपभागों में विभाजित किया। इसका नाम रखा पहले का पूर्व माध्यमिक काल, और दूसरे भाग का नाम इन्होंने रखा उत्तर माध्यमिक काल। इनका जो समय सीमा निर्धारित किया इन्होंने, पहले का किया संवत 1445 से 1560 विक्रमी तक। दूसरे का संवत 1561 से 1680 विक्रमी। इसके बाद इनका आता है तीसरे, जो पहले युग का नाम रखा आरंभिक काल, दूसरे युग का नाम रखते हैं माध्यमिक काल, और तीसरे युग का नाम रखते हैं अलंकृत काल। अलंकृत काल, अलंकृत काल की समय सीमा को हम देखेंगे। अलंकृत काल की समय सीमा संवत 1681 से 1889 विक्रमी तक इन्होंने माना। इसको भी दो उप विभागों में इन्होंने विभाजित किया, और इसके पहले भाग का नाम रखा पूर्वालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल, और दूसरे भाग का नाम इन्होंने रखा उत्तरालंकृत काल। इसका जो समय सीमा निर्धारित किया इन्होंने संवत 1681 से 1790 विक्रमी तक, और उत्तरालंकृत काल का समय सीमा इन्होंने संवत 1791 से 1889 विक्रमी तक माना।
इसके बाद जो चौथा इन्होंने काल का नाम रखा, चौथे काल का नाम रखा इन्होंने परिवर्तन काल। परिवर्तन काल, और इसका जो समय सीमा इन्होंने निर्धारित किया संवत 1890 से, संवत 1890 से 1925 विक्रमी। संवत 1890 से 1925 विक्रमी तक। इसके बाद पांचवें काल का नाम रखा इन्होंने वर्तमान काल, और वर्तमान काल का जो समय सीमा रखा इन्होंने संवत 1926 विक्रमी से अब तक। तो प्यारे साथियों, देखते हैं कि मिश्र बंधुओं को जो काल विभाजन था, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। पहले काल का नाम रखा आरंभिक काल, दूसरे काल का नाम रखा इन्होंने माध्यमिक काल, तीसरे भाग का नाम रखा अलंकृत काल, और चौथे भाग का नाम रखा परिवर्तन काल, और पांचवें भाग का नाम रखा वर्तमान काल। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया, तो रीत काल का नाम अलंकृत काल दिया। या आगे हम लोग इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। जो है इन्होंने जो है आरंभिक काल जो है पहले काल को, जो कि समानतः जो है हम मानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो यहां से भी प्रश्न आते हैं कि मिश्र बंधुओं ने अपने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो आदिकाल को आरंभिक काल कहा, उन्होंने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा, रीत काल को अलंकृत काल कहा, और पांचवा जो है उन्होंने आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम दिया। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया, तो उन्होंने वर्तमान काल का नाम दिया। एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कब से कब माना है, तो मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की जो समय सीमा है संवत 1890 से 1925 विक्रमी तक माना है। तो हम जानते हैं कि संवत यदि सन में दे देता है तो उसको आसानी से हम निकाल लें। संवत से हमें यदि सन में परिवर्तित करना है तो उसमें से हम 57 जो है माइनस कर देते हैं। 57 को यदि हम घटा देंगे तो हमें जो है सन का पता चल जाता है। यदि सन दिया है और उसे हमें संवत में बदलना है तो उसमें हम क्या करते हैं, 57 जोड़ देते हैं, तो हमें जो है संवत मालूम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है, इसमें हमने 57 जोड़ दिया तो यह जो है संवत 2078 चल रहा है। तो संवत और सन आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब परीक्षाओं में पूछता है तो कभी सन में पूछ लेता है, कभी संवत में पूछ लेता है, तो इसका ध्यान हमें देना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत 2 विद्वानों का, एक सर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को और मिश्र बंधु के काल विभाजन को पढ़ लिए। आगे हम और विद्वानों को पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखेंगे हम दूसरे विद्वान के काल विभाजन को। यहां से हर साल जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम इसको पढ़ा लेंगे तो इस पर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के वीडियो भी बनाए जाएंगे, जहां आप जितना पढ़े रहेंगे आप उसको हल करेंगे तो आप आकलन कर सकते हैं कि हमने कितना तैयार किया। चूंकि अब वैकेंसी आने वाली हैं, कई वैकेंसियां जो है जैसे जीजीआईसी
और जीआईसी की वैकेंसी आ गई है। टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। इसलिए यदि हम इसमें लगे रहेंगे लगातार तो यह मान के चलिए कि 6 से 7 महीना हमें पूर्ण तैयारी करने में लग जाएगा। फिर हम आपको बीच में बता देंगे कि कौन कौन सी किताबें जो होती हैं महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। चूंकि अभी समय है तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब देखेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को हम देखेंगे तो इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित है। कई बार यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? नागरी पचाणी सभा काशी से। पहले जो है यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो है इसका पहला जो नाम था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से यह प्रकाशित हुआ था, जो कि पीछे के वीडियो में आपको पढ़ाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का जो प्रयास किया, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया। इसमें पहले भाग का नाम उन्होंने रखा वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। और इसकी जो समय सीमा उन्होंने निर्धारित की संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। दूसरा जो इन्होंने काल विभाजन किया दूसरे युग का, उसका नाम इन्होंने रखा भक्ति काल। भक्ति काल। और इस युग का जो समय सीमा इन्होंने रखा संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। इसके बाद तीसरे युग का इन्होंने नाम रखा रीतिकाल। रीतिकाल। रीतिकाल के समय सीमा इन्होंने संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक माना है। इसके बाद चौथा जो काल का विभाजन इन्होंने किया, चौथे भाग का, उसका नाम रखा गद्य काल। गद्य काल। और इन्होंने इसकी जो समय सीमा मानी संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन पर। तो इन्होंने अपने पहले युग का नाम जो रखा वह वीर गाथा काल रखा। वीर गाथा काल क्यों रखा, इस पर हम जो है विस्तृत चर्चा आगे करेंगे कि इन्होंने अपने पहले युग यानी आदिकाल का नाम इन्होंने वीरगाथा काल क्यों रखा, इसके पीछे क्या कारण थे, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। इन्होंने पहले जो काल का नाम रखा वीरगाथा काल रखा और उसकी जो समय सीमा निर्धारित की वह की 1050 से 1375 विक्रमी तक।
तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देखेंगे कि वो पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा मानी है, तो उसमें जो है ईस्वी में पूछ दिए जाते हैं। तो ईस्वी में आप क्या करेंगे, इनमें से 57 घटा लेंगे तो इसका ईस्वी में निकल जाएगा। इसके बाद अब दूसरे काल का इन्होंने नाम रखा भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक माना। इसके बाद आता है तीसरा जो काल आता है रीति काल। रीति काल का समय सीमा इन्होंने संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक माना है। इसके बाद आता है गद्य काल। इन्होंने आधुनिक काल को देखते हैं कि इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है। तो आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा और उसकी जो समय सीमा इन्होंने निर्धारित की संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। अब यहां प्रश्न आता है कि 1984 विक्रमी तक क्यों इन्होंने किया, अब तक क्यों नहीं किया, क्योंकि इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में होती है। तो यह जब इतिहास लिख रहे थे तब तक के समय को इन्होंने निर्धारित कर दिया था। तो इसलिए यहां से जो प्रश्न आते हैं पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया। तो आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल का नाम दिया। अब गद्य काल का नाम इसे क्यों दिया, इस पर हम चर्चा जब इसको पढ़ाएंगे तो करेंगे कि इन्होंने आधुनिक काल में जब चलेंगे तो इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा, क्योंकि गद्य की जो शुरुआत होती है वह आधुनिक काल से होती है। तो इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया था। अब यहां पर देखेंगे रीति काल। रीति काल इन्होंने तीसरे जो काल को दिया, तीसरे भाग का नाम इन्होंने रीति काल रखा। और हम पीछे जो ग्रियर्सन के काल विभाजन को पढ़े तो उसमें देखे थे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने 7वें भाग को जो है रीति काव्य दिया। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि रीति काव्य नाम जो है निश्चित रूप से शुक्ल जी ने वहीं से ग्रहण किया और इसका नाम रीति काल रखा। इसके बाद भक्ति काल है, इनका वीरगाथा काल है। तो इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय सीमा कब से कब माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा कब से कब माना है। तो यदि ईस्वी में पूछता है तो आप 57 घटा देंगे, यदि ऐसे पूछेगा तो प्रश्न आसान होगा, आप आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद पूछता है कि गद्य काल की समय सीमा इन्होंने कब से कब माना है। तो आपको ध्यान देना है कि गद्य काल की समय सीमा संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक इन्होंने माना है। तो यह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। यह जो काल विभाजन है वह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल विभाजन माना जाता है, क्योंकि अब तक जितने भी विद्वान हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल विभाजन से सहमत हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले विद्वान के काल विभाजन को। उनमें नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। यहां पर एक चीज और देखेंगे जो कि अक्सर जो है हिंदी के विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि एक डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है, एक डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है। तो जो पीएचडी वाले होते हैं, जो रिसर्च किए होते हैं, वह डॉक्टर ऐसे लिखते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। और जो डॉक्टर दबा देते हैं वह डॉक्टर के लिए यह इसका प्रयोग करते हैं। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपसे स्वाभाविक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर कैसे लिखा जाता है। तो डॉक्टर जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी विषय पर और अपने शोध पत्र को जमा करते हैं, तो उनके लिए डॉक्टर का जो है ऐसे लिखते हैं। और जो दवा देने वाले डॉक्टर होते हैं वह डॉक्टर ऐसे लिखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह जो इनका शोध ग्रंथ है, इसी विषय पर इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से रिसर्च किया था और उसी को बाद में पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित करवा दिया। यह जो है दो भागों में, यह जो पुस्तक है इनकी दो भागों में विभक्त है, दो भाग में विभक्त है। जैसे मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में विभक्त है, उनकी जो पुस्तक है 4 भाग में है। उसी प्रकार इनकी भी पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 2 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। इसके केवल प्रथम भाग का ही प्रकाशन हुआ और द्वितीय भाग का प्रकाशन नहीं हो सका। पीछे के वीडियो में यह भी बताया गया था कि जब यह रिसर्च कर रहे थे तब जब इनका जो है शोध ग्रंथ जब मूल्यांकन के लिए गया था, उस समय जो है यह पुस्तक जो है मूल्यांकन के लिए रामचंद्र शुक्ल के पास गया था। तो इन्होंने इस ग्रंथ को, जो इनका शोध ग्रंथ था जो मूल्यांकन के लिए गया था, इसको लौटा दिया था कि इसमें बहुत सी गलतियां हैं, इसको सुधार कर लाया जाए, तब इस पर हम विचार करेंगे। तो दोबारा राम कुमार वर्मा ने इसको फिर संशोधित किया और संशोधित करके फिर दोबारा जो है संयोग से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास जाती है, तो फिर इसे जो है पास करते हैं। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास इन्होंने किया और इसमें जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभक्त किया। 5 भाग में इन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन को इन्होंने 5 भागों में विभक्त दिखाया है। इसमें जो पहला भाग का नाम इन्होंने रखा संधि काल। संधि काल, इसकी समय सीमा इन्होंने संवत 750 से 1000 विक्रमी तक स्वीकार किया। इसके बाद दूसरे काल का नाम इन्होंने चारण काल रखा। चारण काल, और इसकी जो समय सीमा संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक माना। इसके बाद तीसरे काल का नाम इन्होंने भक्ति काल, इसका जो समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक माना। इसके बाद चौथा जो भाग का नाम इन्होंने रीतिकाल नाम दिया और उसका जो समय सीमा माना संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। अब 5वें काल का नाम इन्होंने आधुनिक काल रखा। आधुनिक काल रखा और इसकी जो समय सीमा निर्धारित की संवत 1900 से अब तक। 1900 से अब तक के समय को इन्होंने आधुनिक काल के रूप में विभाजित किया। तो हम देखते हैं कि आचार्य जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है, उन्होंने पहले जो काल का नाम रखा संधि काल रखा और उसका जो समय सीमा निर्धारित किया संवत 750 से 1000 विक्रमी तक। इसके बाद दूसरे काल का नाम उन्होंने रखते हैं चारण काल और निश्चित रूप से यह चारण काल जो नाम ग्रहण किया उन्होंने जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से ग्रहण किया, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने पहले ही भाग का नाम चारण काल रखा था और इन्होंने इसकी समय सीमा संवत 1000 से 1375 विक्रमी माना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद का जो समय सीमा है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय सीमा को यह मानते हैं। जैसे इसके बाद इन्होंने भक्ति काल माना, तो भक्ति काल को देखेंगे इन्होंने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक माना है। रामचंद्र शुक्ल का भी देखेंगे तो संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक
माने हैं। इसके बाद आते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का समय सीमा इन्होंने संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक स्वीकार किया है। इसके बाद पांचवा जो है, जो जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है गद्य काल मानते हैं, इसको यह आधुनिक काल कहते हैं। और आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने संवत 1900 से अब तक माना है। तो इस प्रकार यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो आदिकाल को इन्होंने संधि एवं चारण काल कहा है, क्योंकि जब यह समय सीमा हम देखते हैं तो आदिकाल को इन्होंने संधि एवं चारण काल कहा है। तो इस प्रकार यह हो गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। और भी 2-3 विद्वान बच रहे हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। तो 2-3 जो विद्वान बच रहे हैं उनके काल विभाजन को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही जो काल विभाजन पढ़े हैं इतना ही पढ़ेंगे। जितना भी पढ़ाया गया है इसको आप लोग दोबारा देखिएगा और इसको लिखते भी जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि भविष्य में जो आपको पढ़ना हो या दोहराना हो तो इसे आसानी से आप दोहरा सकते हैं। यहां से क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहां से जब प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, यदि हिंदी से जो आप टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देना चाहते हैं, तो यहां से यदि आप गलती करेंगे तो निश्चित रूप से आप कंपटीशन से बाहर होंगे, क्योंकि यह सब चीजें क्या है, आसान हैं। और यहां से जो हिंदी से जो विद्यार्थी कंपटीशन में बढ़ते हैं वह यहां से गलती नहीं करते हैं। तो आप लोग इसको दोहराएंगे। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।